हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो अगर जो हम बात करें कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं क्या है, सेम है। कहीं पे इसको लिखा जाता है हड़प्पा सभ्यता, कहीं पे लिखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और कहीं पे लिखा जाता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। एग्ज़ाम में भी ये इसी तरह से पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ऐतिहासिक सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। तो ये क्या है, आपकी एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। लास्ट के जो प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने वेद पढ़े थे, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पढ़े थे। फिर हमने जो साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वो देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी पढ़ा था, मतलब साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ा था, ठीक है। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो अगर जब तिथि की बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी तिथि कब से कब तक मानी जाती है, तो इसको माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तब से तब तक जो है ये सभ्यता चली थी। और ये जो काल है वो कहाँ से लिया गया है, कार्बन 14 पद्धति, C14 पद्धति के आधार पर इसको लिया गया है और बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। किसके आधार पर, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। फिर सेकंड इसमें आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। वैसे तो ये वैदिक सभ्यता, जो वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले ये आई थी, लेकिन वैदिक काल में अगर जो हम बात करें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी पहले एक नगरीय सभ्यता आती है भारत में, उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता आती है, ठीक है। इसके बाद हम वैदिक काल पढ़ेंगे जो कि एक ग्रामीण सभ्यता का काल होगा, मतलब ग्रामीण सभ्यता होगी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के साथ साथ क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से खोजे गए हैं या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से खोजे गए हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर माना जाता है और 2500 से 1700, मतलब इसी पद्धति को क्या माना जाता है, मतलब आधार माना जाता है और इसी पद्धति को मूल माना जाता है कि कार्बन 14 पद्धति के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अब हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि इसका जो फैलाव था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। पहली बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहाँ पे मैप के हिसाब से अगर जो हम देखें तो वो, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है, ठीक है, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है ये। और अगर जो हम बात करें तो ये जो थी जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में उत्तर की अगर जो हम बात करें, उत्तर में जम्मू कश्मीर, मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मांदा से लेके जो कि चिनाब नदी पर है, ठीक है। उत्तर में क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसके पूरे लोकेशन देखेंगे कि कौन जो है कहाँ पे ये फैला है इसका। तो जम्मू कश्मीर उत्तर में, इसके जम्मू कश्मीर में मांदा में जो कि चिनाब नदी के किनारे है, तो जम्मू कश्मीर में मांदा से लेके जो कि चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर। तो पूर्व में है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम में है सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, दास नदी के तट पर। तो ये 4 लोकेशन है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो त्रिभुजाकार फैली हुई है। उत्तर की अगर जो हम बात करें, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर, मांदा में। दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के तट पर। पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में। और जो पश्चिम में है वो सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में, दास नदी के तट पर।
तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इस तरह से होता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो सिंधु घाटी स्थल है वो किस नदी के तट पर है, तो चिनाब नदी के तट पर है। फिर वैसे दक्षिण में आएगा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी हो गया, या गोदावरी नदी, कभी गोदावरी नदी आता है इसमें और कभी प्रवरा नदी आता है, ठीक है। और कभी क्या आता है, गोदावरी नदी आता है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। तो कभी स्थान पूछ लेता है, कभी नदियों का नाम पूछ लेता है। फिर ये है आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कौन सा कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है और किस नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट आता है फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की बात करें तो जो सबसे प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो नगर नियोजन ही थी, ठीक है। नगर निर्माण योजना या नगर नियोजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी। जो नगर नियोजन था ना वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे, और जो ये सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की अगर जो हम बात करें तो सबसे प्रमुख जो विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो नगर नियोजन ही थी। और जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे और सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर आता है आपका अलग अलग स्थल है, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि ये कहाँ से मिला है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कालीबंगा राजस्थान से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा है, क्योंकि निचले शहर में दीवारें नहीं होती थी, लेकिन कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है उसके निचले शहर में क्या है, दीवारें लगी हुई है, मतलब दीवार से ये घिरा हुआ है इसका निचला शहर। तो कालीबंगा में हमने क्या देखा कि काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और एकमात्र शहर है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा है। फिर आता है आपका धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। तो धौलावीरा की क्या विशेषता है कि ये जो है 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है ये, और ये एकमात्र स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का 3 भागों में विभाजित है, डिवाइडेड है। फिर आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान से फिर से अलंकृत ईंट और लकड़ी के हल है ना उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी के हल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। तो ये मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई कभी कभी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई कौन कौन सी है, 11.88 मीटर लंबाई लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर क्या है ये गहरा है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो की अगर जो हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी इमारत जो है यहाँ पे अन्नागार प्राप्त हुआ है, जिसको हम अन्न कोठार भी रख बोलते हैं, मतलब अन्न रखने का जो कोठार है जहाँ पे अन्न रखते थे, जैसे गेहूँ, चावल। ठीक है, तो अन्न कोठार और अन्नागार क्या है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के जो मंदिर है वहाँ पे किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अलग अलग देखा कि नगर नियोजन क्या था, कि सबसे नगर नियोजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। नगर जो है ग्रिड पद्धति पर बसे हुए हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, और जो कालीबंगा का निचला शहर है वो एकमात्र स्थल है जो कि दीवारों से घिरा हुआ है। फिर धौलावीरा के बारे में पढ़ा कि एकमात्र शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा एकमात्र शहर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। फिर कालीबंगा के बारे में पढ़ा कि राजस्थान से अलंकृत ईंट और लकड़ी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। फिर हमने देखा कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और ये जो स्नानागार है
इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। फिर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्न कोठार या अन्नागार है, और ये हमने पढ़ा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये हमने देखा। फिर अब हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनका आर्थिक जो परिदृश्य था, आर्थिक जो वो था क्रियाकलाप था या आर्थिक परिदृश्य था, वो किस तरह से था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो है वो संगठित रूप से की जाती थी, और कृषि का जो अधिशेष का मतलब होता है कि जितनी उनको आवश्यकता है उतना तो उत्पादन होगा ही, पर उससे ज़्यादा उत्पादन होता था, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे और बेच देते थे उसको, मतलब व्यापार करते थे एक देश से दूसरे देश में। व्यापारिक केंद्र भी यहाँ पे थे और व्यापार भी करते थे एक देश से दूसरे देश के साथ। तो अधिशेष उत्पादन मतलब जितनी हमको ज़रूरत है उतना तो उत्पादन होगा ही, बल्कि उससे ज़्यादा उत्पादन होगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। तो ये एक पॉइंट होता है ये कि जो कि कभी ऐसे ही पूछा जाता है, कभी अगर जो हम मेंस दे रहे हैं किसी चीज़ का, छोटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, और वैसे भी हमको पता होना चाहिए कि अधिशेष क्या होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, कृषि जो है संगठित रूप से की जाती थी, मतलब कृषि की जाती थी, और कृषि का क्या होता था, अधिशेष उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन होता था, जिससे कि व्यापार किया जाता था। गेहूँ, जौ और कपास की खेती की जाती थी। कौन कौन सी चीज़ें होती थी, गेहूँ, जौ और कपास, इसकी खेती की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए क्षेत्र के खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए आपके कालीबंगा से। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, काजू कालीबंगा से जुते हुए खेत के, क्योंकि कहीं पे मिट्टी के हल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये दो चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं कि कहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि काजू कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर कपास पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। तो कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। फिर नेक्स्ट है कि लोथल और रंगपुर। ठीक है, ये 2 जगह हैं जहाँ से धान की भूसी, मतलब यहाँ पे धान की खेती होती होगी, तभी तो यहाँ पे भूसी मिली है धान की। तो लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पशुपालन भी प्रचलित था, तो पशुओं को भी पालते थे। तो किस किस के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस, बकरी और भेड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, भैंस, बकरी और भेड़ आदि पशुओं के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक विशेष महत्व था एक जीव का, एक जानवर का, वो था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए क्या था, विशेष महत्व था। तो कुबड़ वाले सांड का विशेष महत्व माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे वैसे तो घोड़े के मतलब अश्व सभ्यता तो नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन एक जगह है जहाँ से कि क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं या घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सुत्तकोटदा या सुरकोटदा एक जगह है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब घोड़े यहाँ पे नहीं थे, लेकिन एक जगह है सुरकोटदा, वहाँ से घोड़े के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। फिर लोथल जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था, तभी तो वहाँ पे बंदरगाह बना हुआ है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता भी मानी गई है, और ये लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, ये उसका प्रमाण देता है। नेक्स्ट आपका चाहुंदड़ो और लोथल से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से, चाहुंदड़ो और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, चाहुंदड़ो और लोथल से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आर्थिक परिदृश्य में हमने पढ़ा कि कृषि प्रधान सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और कृषि का जो है अधिशेष उत्पादन होता था, और यहाँ पे गेहूँ, जौ और कपास की खेती होती थी।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कपास पैदा करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। फिर लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धान की भूसी के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 2 स्थान लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कौन कौन से पशुओं को पालते थे। गाय हो गया, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब को पालते थे, लेकिन जो विशेष महत्व था वो किसका था, गोबर वाले सांड का विशेष महत्व था। फिर घोड़े के अवशेष, वैसे तो घोड़ा मतलब अश्वयुगीन सभ्यता या अश्व प्रधान सभ्यता तो नहीं थी, लेकिन सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि किस स्थान से, निम्नलिखित में से किस स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर लोथल से एक गोदेवाड़ा प्राप्त हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी। फिर चाहुंदड़ो और लोथल से मन के बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में लेन देन हुआ करता था, ठीक है, दैट मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और व्यापार प्रधान सभ्यता भी, वस्तुओं का लेन देन होता था मतलब, ठीक है। और यहाँ पे मेसोपोटामिया इनके साथ जो उनके उसके समकालीन सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके साथ ये व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया से सम्राट सारगेन के अभिलेख, मतलब एक सम्राट है सारगोन, जो कि मेसोपोटामिया का सारगोन है, उसके अभिलेख में लिखा गया है, उसके अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है व्यापार करती थी किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। तो मेसोपोटामिया से सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन मतलब बहरीन, मकरान, मेलुहा, हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते थे। तो ये क्या करते थे, जहाज लाते थे। तो जहाज क्यों लेके जाएंगे वो, व्यापार करने के लिए। यस ठीक है। तो ये क्या होते थे, यहाँ पे व्यापारी जो है इन जगहों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पा व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और इसमें कहा गया है कि जो बहरीन, दिलमन, मकरान, मेलुआ मतलब हड़प्पा के व्यापारी यहाँ जहाज लेकर आते थे, दैट मीन्स व्यापार करने आते थे। अब जब व्यापार होता था तो कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि व्यापार होता था एक दूसरे के साथ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें व्यापार आयात होती थी या निर्यात होती थी। तो हड़प्पा काल में कौन कौन सी चीज़ें होती थी जो कि आयात की जाती थी और कहाँ से आयात की जाती थी, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो कुछ वस्तुएं हैं और ये उसके प्राप्ति स्थल हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि सोना, अगर जो हम बात करें तो सोना जो है उस टाइम प्राप्त होता था कर्नाटक, एक तो कर्नाटक के कोलार खान से, जो कि अभी भी इम्पॉर्टेंट है, एक अफ़गानिस्तान और ईरान से। तो सोना कहाँ से आयात होता था, कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। फिर नेक्स्ट आता है आपका चांदी कहाँ से होता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो सोना और चांदी एक ही जगह से होता था, सोना और चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था, तो सोना कर्नाटक से होता था। फिर आता है गोमेद होता था आपका सौराष्ट्र से प्राप्त। फिर आता है आपका सेल खड़ी के लिए प्रसिद्ध था बलूचिस्तान और राजस्थान। सेल खड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध था, बलूचिस्तान और राजस्थान। तांबा के लिए खेतड़ी, जो कि वर्तमान में भी प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में है, और ये एग्ज़ाम में वैसे भी आता है और वैसे भी प्राचीन काल से इसका बहुत महत्व है, इसलिए ये वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओमान और बलूचिस्तान से तांबा प्राप्त होता है। और टिन कहाँ से प्राप्त होता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो सोना चांदी टिन ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त हो रहा है। गोमेद सौराष्ट्र से प्राप्त हो रहा है। सिलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान और बलूचिस्तान से प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ वस्तुएं थी जो कि आयात की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। तो कौन कौन से देखे हमने, सोना चांदी ईरान अफ़गानिस्तान और कर्नाटक से सोना प्राप्त हो रहा है। टिन भी ईरान अफ़गानिस्तान। गोमेद सौराष्ट्र, सेलखड़ी बलूचिस्तान या राजस्थान और तांबा खेतड़ी राजस्थान, ओमान और बलूचिस्तान। तो इस तरह से ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट। और इसका एक पार्ट और आएगा, जब दूसरा पार्ट आएगा तो ये वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा।
और आज हमने क्या क्या पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार था, इसकी नगर नियोजन पद्धति किस तरह से थी, इसका आर्थिक परिदृश्य पढ़ा कि कृषि किस तरह से की जाती थी, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कपास वगैरह जो भी चीज़ें थी वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और जो पशु थे किस तरह के पशु थे यहाँ पे, और किस तरह की ये सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और कौन से स्थल से कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता था। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी मैं। अगर जो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आई होप आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।